आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया उसमें हम लोग 12वीं कक्षा के जो भूगोल विषय है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके अध्ययन करेंगे। सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम में 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, 2 से 5 का बीच एग्ज़ाम हो जाए। उसमें पहला सिटिंग जो कि OMR शीट ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा सिटिंग सब्जेक्टिव होगा। तो पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। जैक जो है उम्मीद है कि एक ही मॉडल सेट जारी करेगी, तो इसी मॉडल सेट के आधार पर हम लोग और जो है क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो ये जो कथन है यह कथन है कुमारी सैंपल का। ठीक है, क्वेश्चन बी ये सही होगा। ठीक है, इसके अलावे क्या करना है एग्ज़ाम में, ये तो डेविस या जिन्सब्रुक का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रेटजेल और ब्लास 2 और कथन दिया हुआ है मानव भूगोल के परिभाषा को लेके, तो इसके साथ साथ दोनों और याद कर लेना है। उम्मीद है कि इस तीनों में से कोई एक जरूर एग्जाम में आएगा। जैसे एक है रेटजेल महोदय, उनका कथन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके अलावा ब्लास का भी है, तो वो आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्र नहीं है। एग्ज़ाम में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है, लोग नहीं देख पाते हैं और विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है सोच के सही कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, नहीं शब्द क्वेश्चन को आराम से स्थिर से पढ़ना है। ठीक है, तो नहीं है के लिए देखा जाए इसमें, तो इसमें पहला है अटाकामा जो कि ये मरुस्थल है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जनसंख्या विरल होती है। और ध्रुवीय प्रदेश जो है डी ऑप्शन, पोलर रीजन, यहाँ पे अत्यधिक ठंड के कारण जनसंख्या विरल होती है। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है जहाँ पर खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है यहाँ, तो यहाँ पर भी जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन सी के तुलना में यहाँ पे जनसंख्या उतनी ज़्यादा घनी नहीं पाई जाती है। तो विरल भी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, यहाँ भूमध्य रेखीय प्रदेश की जगह भूमध्य सागरीय प्रदेश हो गया हो। लेकिन इस चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक जो है वह सी ऑप्शन है, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसी को सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक ये हम लोग पता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष के बारे में ये पहले भी बता चुके हैं, पुराना वीडियो है भी है, जिसको बोलते हैं पुश और पुल फैक्टर। पुश का मतलब धक्का देने वाला, पुल का मतलब खींचने वाला, यानी कि जनसंख्या को भगाने के लिए, किसी स्थान से प्रवास करने के लिए जो मजबूर करता है उसको कहते हैं पुश फैक्टर, और जो जनसंख्या को अपनी ओर खींचती है उसको कहते हैं पुल फैक्टर। तो ये ध्यान रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो है ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, प्रवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वह है संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, यहाँ पे लिंगानुपात कम होने के पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पर कारण क्या है कि बहुत सारे पुरुष जनसंख्या वहाँ काम करने के लिए पहुँच गए हैं, इस कारण से वहाँ स्त्रियों की जनसंख्या कम है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की जनसंख्या कम होने के पीछे दूसरा कारण है, मेन कारण यही है कि वहाँ पर बहुत सारे पुरुष पहुँच गए हैं काम करने के लिए। यहीं पर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन रहे सबसे अधिक तो वो हो जाएगा लटाविया। ध्यान रखना, सबसे अधिक लटाविया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की जो धारणा दी हैं वह डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। ठीक है, ये जो हैं ये पाकिस्तान के निवासी थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? ध्यान रखना है, रोपण कृषि जिसको कहते हैं बागाती कृषि भी। तो रोपण कृषि, बागाती कृषि, इसके लिए एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। रोपण कृषि मतलब ऐसे कृषि जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पेड़ पौधे के रूप में रोपते हैं और 1 से अधिक वर्ष तक इससे क्या होती है, फल की प्राप्ति होती है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोपण कृषि जो है वो इसमें कॉफ़ी, गन्ना, रबर, ये तीनों जो है रोपण कृषि है। लेकिन एग्जाम में पूछ रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है? तो गेहूँ जो है ये एक खाद्यान्न कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, जीविका कृषि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? ठीक है, सबसे उच्चतम साक्षरता दर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ध्यान रखना है कि साक्षरता दर क्या है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 7 वर्ष, ये वर्ड जरूर यूज करना है कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो पढ़ना किसी एक जो है भाषा को पढ़ लिख सके उसको साक्षर कहते हैं, और साक्षर लोगों के अनुपात को ही साक्षरता दर कहते हैं। ये भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 2 नंबर या 3 नंबर का, तो वहाँ ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसका उच्चतम है, और देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप का, जिसका कि परसेंटेज अगर देखा जाए लक्षद्वीप का तो 91% है। इसके तुलना में सभी का कम है, चंडीगढ़ 86 है, दमन द्वीप 87 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका भी कम है, 86 के अलावा। ठीक है, तो सबसे अधिक लक्षद्वीप का है। ध्यान रखना अगर राज्य का नाम दिया रहता तो सबसे अधिक केरल का है। ठीक है, केरल का 94 है। उसके बाद देखा जाए राज्य तो मिजोरम है जिसका कि 91.3 है। तो ये भी याद रखना है, केरल को और मिजोरम को भी। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या जो है वो है 121 करोड़। हम लोग भाषण में सुनते रहते हैं, मोदी बोलते रहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों, तो वही 125 करोड़ 121 करोड़ है। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? तो जो नई औद्योगिक नीति बनी है वो 1991 में बनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित, ध्यान देना यहाँ नहीं है, ध्यान देना नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है पढ़ के कोई भी एक क्वेश्चन आंसर आदमी सही कर देता है, इसीलिए बार बार बोलते हैं क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस जरूर करना है। तो अवस्थित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? तुम लोग कोलकाता जानते हैं कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी किनारे स्थित है, हुगली नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। आगरा बार बार पढ़ते हैं, आगरा जहाँ ताजमहल है, ताजमहल भी किसके किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे है। पटना ये गंगा नदी किनारे है, गंगा और सोन दोनों का संगम में था, वहाँ है, इसको इतिहास में पढ़ चुके हैं। वहीं पर पाटलिपुत्र नगर जो बसा था, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, भोपाल जो है वो किसी नदी किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं, फिर यहाँ ध्यान देना है कि नहीं बोई जाती है। ठीक है, तो शुष्क कृषि जहाँ पे वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है शुष्क कृषि कहते हैं। कौन सी नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में रागी, ज्वार, मूंगफली ये सबको बोया जाता है। गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं हो सकता है, गन्ना जो है इसके लिए थोड़ी सी वर्षा चाहिए, पानी चाहिए, ये आर्द्र कृषि में होती है, तो गन्ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है? तो ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर गंगा रहता तो गंगा हो जाता, लेकिन गंगा है नहीं यहाँ, तो गंगा के बाद जो दूसरा है वो है सिंधु नदी, ये सिंधु सही हो जाएगा। कृष्णा, गोदावरी या कावेरी जो है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इस नदी के जल का उपयोग थोड़ी सी कम की जाती है, यहाँ पे तालाब और नलकूप की सबसे सिंचाई ज़्यादा होती है। लेकिन सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी तो वास्तव में भारत में थोड़ी कम बहती है, लेकिन इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज।
और इन नदियों का उपयोग जल का बहुत अधिक होता है। हम लोग को पता है कि सतलज और ब्यास के संगम में ही जो है भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है, जिसका कि जल राजस्थान तक पहुंच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु। नेक्स्ट है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ध्यान रखना, भाखड़ा नंगल सबसे ऊंची, जिसका चर्चा किए थे हम, और हीराकुंड जो है वो सबसे बड़ी। ये किस में है? तो ये उड़ीसा में स्थित है और ये महानदी में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो बुक में आंकड़ा भी दिया हुआ है, उस आंकड़े को ध्यान दें हम लोग। तो क्या है, 11 के जनगणना अनुसार सूरत का कितना है जनसंख्या? तो सूरत का है 45 लाख। रांची, तो रांची का है 11 लाख। पटना का है 20 लाख। और पूना का है 50 लाख। तो 50 लाख से अधिक कौन सा हो जाएगा इसमें? तो पूना हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजातियां कौन सी है? चलवासी का मतलब ऐसे जो कि मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं। गर्मी के मौसम में पर्वत चले जाते हैं और ठंडे के मौसम में नीचे आ जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो मसाई जो है वो एक चलवासी पशुचारण करती है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो सबसे अधिक जनसंख्या विश्व का कहाँ है? तो मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या मैदान में पाई जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर में पठार, फिर थर्ड नंबर में पर्वत और चौथा नंबर पर आएगा मरुस्थल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात को निम्न किया? देखिए, चर्चा इसका ऊपर हम कर चुके हैं कि कौन सा निम्न किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्यशील जो है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी कि पुरुष जो काम करने वाले हैं वह संयुक्त अरब अमीरात, जिसको कि यूएई बोला जाता है, इसको यूएई भी बोला जाता है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं। भारत से भी माइग्रेशन वहाँ बहुत हुआ है, इस कारण से वहाँ पुरुष की जनसंख्या बढ़ गई है। इसके पीछे उच्च जन्म दर पुरुष का या स्त्री का निम्न जन्म दर या स्त्री का उच्च प्रवास, ये सब कारण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो सबसे अधिक जो मानव विकास वाले देश हैं, नंबर 1 में नॉर्वे है। एकदम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो कहाँ पर नहीं की जाती है? ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार यहाँ पूछा जा रहा है नहीं की जाती है, तो नहीं पर ज़्यादा फोकस करना है। नहीं की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्यिक कृषि जो किया जाता है वो पेरी क्षेत्र, पंपास क्षेत्र, स्टेपिस क्षेत्र, ये सब में किया जाता है। इसके अलावा डाउन्स है, ठीक है, वो सब भी याद रख लेना है। कौन कौन कहाँ है वो भी याद रखना है। तो इनमें से अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सब क्षेत्र कहाँ है वो भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो 2011 के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह है 382। ध्यान रखना है कि जनसंख्या घनत्व ये भी एग्जाम में 2 नंबर के लिए आ सकता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसको फार्मूला सहित एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास के अपकर्ष या अनुकूल कारक हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर ये सब क्वेश्चन पूछे कि अपकर्ष कारक है या अनुकूल कारक कौन सा है या प्रतिकूल कारक कौन सा है, तो अगर अपकर्ष या प्रतिकर्ष समझ में ना आए तो ऑप्शन देख के भी सही और गलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखें तो है पहला ऑप्शन है महामारी। तो महामारी क्या है? बीमारी है, आदमी इसमें ज़्यादा मरता है। दूसरा देखें हम लोग तो है राजनीतिक अस्थिरता। तो राजनीतिक अस्थिरता में भी क्या होता है? ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिकल जो होते हैं वो होते हैं। जल की अनुपलब्धता, यानी कि जल कम मिलता है। तो ये सब जो है नेगेटिव कारक हैं। सिर्फ एक ही पॉजिटिव कारक है, रोजगार के अवसर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये अधिक है।
तो ये जो है हम लोग ऑप्शन देख के भी इसको अलग छांट सकते हैं। तो इसमें सी सही हो जाएगा, रोजगार के अवसर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 131वां है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है नदी डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो नदी डेल्टा के सहारे जो प्रतिरूप होगा, तो नदी का डेल्टा के सहारे वो आर्य प्रतिरूप या रेडिकल प्रतिरूप होगा। नदियाँ क्या होती है, जैसे नदियाँ जब लास्ट में बहती है तो नदियाँ कई धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग धारा में बढ़ जाती है नदियाँ। तो इसी के किनारे जब ये प्रवास होता है तो देखने में पेड़ की तरह नज़र आता है। जिस तरह से नदियाँ यहाँ वृक्ष के रूप में हो जाती है, उस तरह से घरों भी पेड़ के रूप में हो जाती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्य प्रतिरूप। ठीक है, तारा प्रतिरूप जहाँ पे बहुत सारे रास्ते एक दूसरे से क्रॉस करते हैं वहाँ बनता है तारा प्रतिरूप। ठीक है, पंखाकार प्रतिरूप जहाँ पे नदियाँ पर्वतीय भाग से जब मैदान की ओर प्रवेश करती है तो वहाँ क्या होती है, नदियाँ इस तरह से फैल जाती है पंखे के जैसा, वहाँ पे बनता है पंखाकार प्रतिरूप, जैसे हरिद्वार ये सब क्षेत्रों में। अनियमित प्रतिरूप जो होते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कहीं एक यहाँ घर बना, कहीं यहाँ घर बना, कहीं यहाँ बना, तो वहाँ पर अनियमित प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे सब। नेक्स्ट है आर्द्र कृषि कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो आर्द्र कृषि के लिए जो बांटा गया है कृषि को शुष्क और आर्द्र, तो 75% से अधिक वर्षा जहाँ होती है उसको बोलते हैं आर्द्र कृषि, और जहाँ 75 से कम होगी उसको बोलते हैं शुष्क कृषि। ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य जो है वो है गंगा, ये ध्यान रखना, गंगा है। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो हरित क्रांति जो शब्द का प्रयोग किए थे सबसे पहले वो किए थे डॉक्टर विलियम गॉड ने। यहाँ पर हरित क्रांति से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो स्वामीनाथन हैं, याद रखना है। हरित क्रांति के लिए जो उन्नत किस्म के बीज मंगाया गया था वो गेहूं का मंगाया गया था मैक्सिको से, और चावल का जो मंगाया गया था वो कहाँ से मंगाया गया था, फिनलैंड से। सब याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ग्रेट डिवाइड इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि जनसंख्या घट गई थी। भारत की जो जनसंख्या थी वो बढ़ने के जगह पर कम हो गई थी। तो ये जो दशक था वो 1911 से 21 का दशक था। लेकिन जब किसी एक वर्ष को पूछा जाए, दशक जब पूछा जाए तो 1911 से 21 ये होगा, लेकिन जब एक वर्ष पूछा जाए तो होगा 1921। नेक्स्ट है भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना है, स्थानांतरित कृषि से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये तो भारत में जो है झूम कहा जाता है। वैसे झूम जो है उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है, संपूर्ण भारत में नहीं कहा जाता है। झारखंड में अगर देखें तो झारखंड में कुरवा कहा जाता है, अंडमान निकोबार में जाए तो दीपा कहा जाता है। इस तरह से और राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट भारत, उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर इसको कहा जाता है झूम कृषि। ठीक है, उसी तरह से मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब में क्या क्या कहा जाता है, ये सब याद कर लेना है। नेक्स्ट है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के जो मध्य व्यापार होते हैं वो कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है कोची पत्तन अवस्थित है। कोची जगह का नाम है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो कोची जो है वो केरल में है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का व्यस्तम यानी सबसे बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है। बिजीएस्ट समुद्री मार्ग कौन सा है, तो सबसे बिजी जो है वह है उत्तरी अटलांटिक। ये उत्तरी अटलांटिक सी, जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है ये सबसे बिजी है, क्योंकि इसके व्यापार जो होते हैं वह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच होता है, वहीं पर सबसे अधिक व्यापार होता है। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर इसको जोड़ती है। ध्यान रखना है, दो नहर पढ़ना है, पनामा और सुएज। तो
तो स्वेज जो नहर है, ये स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे मार्ग है ये रूस में है, ट्रांस कैनेडियन वो कनाडा में है। ये दोनों याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक चलती है ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ये भारत से संबंधित है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जुड़ती है, तो पूर्वी पश्चिमी यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब में है सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर, ये दोनों को जोड़ती है, उसी को बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता उत्तर दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण गलियारा, तो ये इसका आंसर हो जाता सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये जो है उत्तर दक्षिण गलियारा है। कोलकाता से दिल्ली, ये जो है ये है NH2, ये कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है। और दिल्ली से मुंबई अगर देखा जाए तो दिल्ली से मुंबई या आगरा से मुंबई जो है वो है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्यों? मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, समस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट हुआ। सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चनों का भी तैयारी करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में 35 में से 35 सही हो जाए। और अगर 35 सही हो गया तो 35 में से 35 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर सही है तो नंबर पूरा मिलेगा। और आप लोग उधर अगर एग्ज़ाम सही दें तो वहाँ भी 30 नंबर मिल सकता है। प्रैक्टिकल में अगर 30 नंबर मिल जाए तो आप लोग को 95 मार्क्स आसानी से आ सकता है। ध्यान रखें, टारगेट रखें एग्ज़ाम में कि 95+ मार्क्स लाना हो। इसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।